brought to you by American Pistachios. पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास और संस्कृति रही है। इस एक तर्क के पीछे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 12 साल से छिपी हुई हैं। सूबे में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव थे। भयानक हिंसा हुई। बैलेट बॉक्स लेकर भागते लोग, जलती मतदान पेटियां, गोलीबारी, सड़कों पर पड़े बम और पार्टियों के बीच हिंसक झड़पें सब देखने को मिला। वो भी तब जब कलकत्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर लंबी जिरह हो चुकी थी। बार बार अदालतें ये कह रही थी कि चुनाव शांतिपूर्ण होना चाहिए और बार बार राज्य सरकार अर्ज कर रही थी कि जनाब, हम तो बैठे ही शांतिपूर्ण मतदान के लिए हैं, भरोसा रखिए। लेकिन जब से पंचायत चुनाव की घोषणा हुई, हिंसा शुरू हो गई। मतदान से पहले 20 लोगों की हत्या की खबरें थी। मतदान वाले दिन 20 और लोगों की जान ले ली गई। मतदान संसदीय लोकतंत्र में खुद को अभिव्यक्त करने का जरिया। कोई मतदान करने जाए और उसे गोली मार दी जाए या उस पर बम फेंक दिया जाए, तब लोकतंत्र बेमानी हो जाता है। सूबे की मुख्यमंत्री जिम्मेदारी से भाग रही हैं और इस हिंसा में हिस्सेदार रही बाकी पार्टियां सब करकुरा के गंगा स्नान कर चुकी हैं। अब वो लोकतंत्र के खतरे वाली दलील दे रही हैं, वही दलील जो उनकी ओर उछाली जाती है तो उनके कान में मोम जम जाता है। पक्ष विपक्ष जो भी हो, सबका हिसाब होगा। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आगे बढ़ा जाए इससे पहले आपको कुछ कहानियां सुनाते हैं। टीएमसी समर्थक अमजद हुसैन, जगह नादिया जिले का छपरा। अमजद 10 अन्य टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ वोट देने जा रहे थे। कथित तौर पर कांग्रेस समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया। 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें छपरा के प्राथमिक हेल्थ सेंटर में भर्ती कराया गया। पहुंचने पर डॉक्टरों ने अमजद को मृत घोषित किया। दूसरा उदाहरण, भाजपा के पोलिंग एजेंट माधव बिस्वास, उत्तर बंगाल में कूच बिहार जिला। कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों ने बिस्वास को बूथ में घुसने से रोका। इस पर दोनों की भिड़ंत हुई। मामला बढ़ा और माधव बिस्वास को गोली मार दी गई। जिला भाजपा अध्यक्ष सुकुमार राय भी वहीं थे। उन्होंने ये वाकया बताया। तीसरा उदाहरण, उत्तरी दिनाजपुर जिला। 2 हत्याएं। पहली जिले के चकुलिया इलाके में टीएमसी पंचायत उम्मीदवार मोहम्मद शाहीन शाह की उम्मीदवार की ही हत्या की गई हो। बात इतनी नहीं है, उन्हें पड़ोसी राज्य बिहार के किशनगंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित किया गया। शाह के भाई जुल्फिकार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी हत्या की। वहीं जिले के गोलपोखर इलाके में पोलिंग के दिन कांग्रेस कार्यकर्ता मोहम्मद जमीलुद्दीन की हत्या कर दी गई और उनकी लाश जागीर बस्ती बाजार इलाके में छोड़ दी गई। पुलिस के मुताबिक दोपहर के करीब जागीर बस्ती में टीएमसी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और इसी में जमीलुद्दीन की हत्या की गई। टीएमसी कार्यकर्ता निसुर ओस्तागर, उम्र 50 साल, दक्षिणी 24 परगना जिले के बसंती इलाके में एक बूथ के बाहर लाइन में खड़े थे। वोट देने का इंतजार कर रहे थे। अज्ञात लोगों ने उन पर बम फेंक दिया। सीधे उनके दाहिने कान पर लगा और विस्फोट में उनकी मौत हो गई। आगे पीछे खड़े लोग तुरंत भाग गए। एक्सप्रेस की स्वीटी कुमारी ने स्थानीय लोगों से बात की तो पता चला कि निर्दलीय उम्मीदवार के गुट के लोगों ने बम फेंका था। 5वीं घटना, मुर्शिदाबाद जिले की सूरत। आपको बंगाल की सूरत बता देगी। यहाँ 4 हत्याएं रिपोर्टेड हैं। जिले के नौवदा इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ता हाजी नियाकत अली की बम हमले से मौत, आरोप टीएमसी पर। लालगोला में सीपीआईएम कार्यकर्ता रोशन अली की हत्या, वोट देने गए थे, रुकवा लिए गए, पीट पीट कर हत्या, आरोप टीएमसी पर। नजीरपुर इलाके में बम हमले में टीएमसी कार्यकर्ता यासीन शेख की मौत। टीएमसी के एक दूसरे कार्यकर्ता सबीरुद्दीन शेख की लाश मुर्शिदाबाद के खारग्राम में खाली जमीन पर मिली। टीएमसी ने आरोप लगाया कांग्रेस समर्थकों ने धारदार हथियार से सबीरुद्दीन की हत्या की। मरने वाले पर यह भी आरोप कि वो कांग्रेस कार्यकर्ता फूलचंद शेख की हत्या का मुख्य आरोपी है। फूलचंद शेख की हत्या नामांकन के पहले दिन हुई थी। हालांकि टीएमसी और सबीरुद्दीन के परिवार ने इन आरोपों को खारिज किया है। ये हत्या के कुछ प्रसंग हैं जिनके थोड़े बहुत ब्यौरे हमने आपको बताए, लेकिन पोलिंग को तो 48 घंटे बीत चुके हैं। फिलहाल माहौल कैसा है, जानिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर्स से। तारीख पंचायत चुनाव था, तो पंचायत चुनाव के जब घोषणा होते ही उसके नामांकन प्रक्रिया जैसे शुरू हुआ, उस दौरान हमने पिछले 1 महीनों से देखा कि किस तरीके से बंगाल के जगह जगह से हिंसा की खबरें आई। अब चुनाव के दिन सुबह से लेकर उस 24 घंटे की, उस दौरान 24 घंटे की अगर आंकड़ा और हिसाब अगर आंके हम, तो ये आंकड़ा पहुंचता है 19 तक। यानी 19 लोगों की एक दिन में मौत जब 8 तारीख को यहाँ पर पंचायत चुनाव हो रहा था। उनमें से कई सारे ज्यादा हिंसा के घटना जो है वो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उसके बाद नंबर आता है मालदा डिस्ट्रिक्ट का, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पर कई सारे लोगों की मौत हुई। अब
कुल 997 ऐसे बूथ्स है जहां पर आज पंचायत चुनाव में हुए बवाल के चलते आज वहां पर रीपोलिंग चल रही है। यानी ये आंकड़ा कम नहीं है, करीब 700 से करीब जो है बूथ है पूरे बंगाल में, वहां पर रीपोलिंग चल रहा है। उनमें भी अव्वल दर्जे पर है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर 150 से ज्यादा जो बूथ्स है वहां पर आज रीपोलिंग चल रहा है। दूसरे नंबर पर जैसे मैंने बताया मालदा है, वहां पर भी 100 से ज्यादा बूथ पर जो है आज रीपोलिंग होना है। और कुछ बिहार में भी 50 से ज्यादा आंकड़ा जो है वहां पर है। लेकिन आज सुबह से जो है मौजूदा मंजर बिल्कुल शांत है, जैसा होना चाहिए। लोग जैसे चाहते हैं, राजनीतिक दल विपक्ष के पार्टी जैसे चाहते हैं कि जैसे हो ये शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव, ऐसे ही हो रहा है आज जो है। क्योंकि हिंसा की खबर जो है किसी जिला से नहीं आया है। सिर्फ इसका कारण ये है क्योंकि सेंट्रल फोर्स जो है वो सब जगह पर पर्याप्त मात्रा में वो उसे लगाया गया है। इस कारण को जो है बिल्कुल अभी तक जो है कुछ एक दो जो है हिंसा की खबर जरूर आई है, लेकिन उस तरीके से 8 तारीख का जो मंजर था, जिस तरीके की स्थिति थी, वो आज नहीं हो रहा है। कुछ घटनाएं बमबारी गोलीबारी की, पर हैं तो ऐसी असंख्य घटनाएं कितनी जो रिपोर्ट नहीं हुई। कत्ल किए गए लोगों का आंकड़ा 40 के पार बताया जा रहा है। वोटिंग के दौरान जब ये सब हो रहा था, राजनीतिक दल एक दूसरे को जिम्मेदार बताने में लगे थे। वोटिंग शुरू होने के कुछ वक्त बाद ही सीपीआईएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में बैलेट पेपर और बॉक्स बाहर बिखरे थे। ट्वीट किया मोहम्मद सलीम ने, वोटिंग खत्म, डायमंड हार्बर के एक बूथ पर बैलेट पेपर और बॉक्स की स्थिति देखिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी इस तरह का बयान दिया और कहा कि टीएमसी राज्य में आतंक की बारिश कर रही है। Common voters are going to participate in the poll. Police were resorting to lathi charge and other instruments so as to disperse the voters across the state in general, and in particular Murshidabad, I can say very tense, hostile. So may I ask Mamata Banerjee, what kind of democracy do you want? Your hands are rigged with blood. The blood-stained panchayat was not necessary at all in Bengal. विधानसभा में नेता विपक्ष और भाजपा से जुड़े शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के साथ साथ राज्य चुनाव आयोग पर भी नाराजगी जताई और केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की। अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल ने राजीव सिन्हा को नियुक्त करके सबसे बड़ी गलती की। ये तो चुनाव नहीं हुआ है, ये तो आपका हमारी डेमोक्रेसी बंगाल में खत्म कर दिया। अब तक 15 से ज्यादा लोग का मौत हो गया और हंड्रेड्स ऑफ पीपल वो लोग सीरियसली इंजर्ड है। और कम से कम आउट ऑफ 61,000 बूथ 20,000 बूथ में पूरा कंप्लीट रीग हुआ। ये तो चुनाव खत्म कर दिया ममता बनर्जी और स्टेट इलेक्शन कमीशन की मिला भगत में चुनाव पूरा खत्म और बंगाल इज नाउ वार्निंग। ये सिचुएशन बहुत नाजुक है। शुभेंदु ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने केंद्रीय बलों का ठीक से उपयोग नहीं किया, जिनकी तैनाती हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई थी। वोटिंग खत्म होने के बाद शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और ताला जड़ दिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा को कायर बताया और कहा कि उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और विपक्ष के नेताओं से मिलने से इनकार किया। शर्म की बात है कि इस आदमी को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये अमित मालवीय का बयान है। राजीव सिन्हा को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी बताया जाता है। वे पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। इन सब के बीच टीएमसी लगातार हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताती रही। टीएमसी सांसद कुणाल घोष ने कहा कि हिंसा में जो लोग मारे गए उनमें ज्यादातर टीएमसी के हैं। ये भी कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा हत्याएं होती हैं। वोटिंग के दौरान कुछ जगह हिंसा हुई, लेकिन ज्यादातर बूथों में शांति रही। बकौल बंगाल सरकार। आपने राजनीतिक दलों को सुना, अब उन्हें सुनिए जिनके कंधों पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी। राजीव सिन्हा ने कहा कि हिंसा की अधिकतर घटनाएं 4 जिलों में हुई, बाकी जगह दिक्कत नहीं हुई। ये पूछे जाने पर कि क्या वे इसे शांतिपूर्ण चुनाव कहेंगे, राजीव सिन्हा ने कहा कि अभी वे इस पर कुछ नहीं कह सकते। वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ के डीआईजी एसएस गुलेरिया ने कहा कि जहां जहां सेंट्रल फोर्स तैनात थी वहां हिंसा घटनाएं नहीं हुई। गुलेरिया ने यह भी जोड़ा कि सेंट्रल फोर्सेज को संवेदनशील बूथों की जानकारी नहीं दी गई। ये राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि उनको संवेदनशील बूथों की जानकारी दी जाए। आखिर तक मांगने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ। देखिए, हमारे पास संवेदनशील पोलिंग बूथ की लिस्ट अभी तक नहीं है।
ये हमने प्रयास किया, स्टेट इलेक्शन कमीशन से बार बार पत्र लिखा गया है, 5 तारीख के बाद लगातार चिट्ठी लिखी जा रही है। जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें संवेदनशील पोलिंग बूथ का लिस्ट दे दीजिए ताकि हम वहां पे बढ़िया तरीके से अपना काम कर सकें, लेकिन वो लिस्ट उपलब्ध नहीं हुई। एक प्रतिक्रिया राज्यपाल सीवी आनंद बोस की भी आई। हिंसा की खबरों के बीच वो जमीनी हालात जानने के लिए निकले थे और फिर उन्होंने जो बताया वो आप खुद सुनिए। They told me about goons not allowing them to go to the polling booth. Told that murders are taking place, gunshots are heard. This is the most sacred day for democracy. Elections must be through ballots, not bullets. राज्य के चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा से गवर्नर सीवी आनंद बोस भी नाराज नजर आए। 6 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल ने कहा था कि राजीव सिन्हा पंचायत चुनाव के दौरान कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे। उन्होंने सड़क पर गिरती लाशों के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त को जिम्मेदार बताते हुए कहा था, मैंने आपको नियुक्त किया, आपने लोगों को निराश किया, आप अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहे, आप सड़कों पर गिरती लाशों के लिए जिम्मेदार हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने राज्यपाल को मणिपुर और मध्य प्रदेश भेजने की बात कही थी। अभिषेक बनर्जी ने कहा था, राज्यपाल बेहद सक्षम और बुद्धिमान है, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन्हें तुरंत मणिपुर और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भेजना चाहिए। ऐसी बुद्धि और विवेक वाले व्यक्ति की बंगाल में नहीं बल्कि मणिपुर की डबल इंजन सरकार में जरूर अधिक आवश्यकता है। अगले दिन यानी 9 जुलाई को राज्य के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से प्रदर्शन किए गए। दिनाजपुर में तोड़फोड़ और आगजनी की शिकायत के बाद प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ऑफिस के सामने भी प्रदर्शन किया। राज्य की बीजेपी इकाई ने केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग भी की और कहा कि टीएमसी ने बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की और सुरक्षा दल मूक दर्शक बने रहे। तृणमूल कांग्रेस ने विपक्ष को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया और कहा कि वोटर्स की सुरक्षा करने में केंद्रीय बल विफल रहे। फिर आता है आज का दिन यानी 10 जुलाई। 19 जिलों के 697 बूथों पर दोबारा वोटिंग हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच हिंसा की कोई बड़ी खबर आज बुलेटिन लिखे जाने तक नहीं आई। बीजेपी दोबारा वोटिंग को नाटक बता रही है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से राज्य में आर्टिकल 355 लागू करने की मांग की। आर्टिकल 355 केंद्र सरकार को आंतरिक और बाहरी खतरों से राज्य की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का अधिकार देता है। शुभेंदु का कहना है कि राज्यपाल ने खुद जमीनी हालात देखे हैं, उन्हें 355 लागू करना चाहिए। और राज्यपाल क्या कह रहे हैं, वो दिल्ली में है। शाम को उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई। हालिया घटनाक्रम हमने आपको बताया। हिंसा कब शुरू हुई, क्यों हुई, किसने की, इस पर स्पष्ट जवाब नहीं, दावे हैं जो जांच के बाद पुष्ट होंगे। लेकिन बंगाल में चुनावी हिंसा का माजी रहा है। चुनाव के समय दूसरे राज्यों में भी हिंसा होती है, लेकिन अनिवार्य रूप से नहीं। पश्चिम बंगाल इस मामले में अलग है। पंचायत चुनाव हो या विधानसभा से लेकर लोकसभा, सूबे में चुनाव के आसपास हिंसा की घटनाएं होती ही और जैसे ये चुनावी प्रक्रिया का कोई अभिन्न हिस्सा बन गया हो। बीता पंचायत चुनाव लें, लोकतांत्रिक गणतंत्र कैसे बनता है इसका नमूना। बमबारी, बूथ कैप्चरिंग, गोलीबारी से लेकर पत्रकारों पर हमले। ऐन चुनाव वाले दिन 13 लोगों की मौत हुई थी। कुल संख्या 20 के पार थी। और ये केवल ममता बनर्जी की बात नहीं, कांग्रेस का समय हो या फिर 34 साल चला लेफ्ट शासन, हिंसा कभी नहीं रुकी। बैलेट और बुलेट का पुराना और डरावना नाता बना रहा। बंगाल के इतिहास और संस्कृति को बूझने वाले किसी भी एक्सपर्ट से आप बात करेंगे तो वो एक लाइन जरूर बताएंगे, बंगाल में राजनीतिक हिंसा इतिहास और संस्कृति का हिस्सा है। बरतानी हुकूमत के दौर में ही राजनीतिक हिंसा की जमीन तैयार हो गई थी। लेकिन ये जो तर्क है इसको फिलहाल ले चलते हैं 1947 के बरस में, जब देश आज़ाद हुआ। हम जानते हैं कि पंजाब और बंगाल दो ऐसे सूबे थे जहां सबसे भीषण दंगे भी हुए और विभाजन भी हुआ। सांप्रदायिक दंगों में तब कलकत्ते की सड़कों पर हजारों लोग कत्ल कर दिए गए थे। ये वो वक्त था जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन का फरमान सुनाया था। देश आज़ाद हुआ। इसके बाद कम्युनिस्ट विचार की पार्टियों ने सर्वहारा क्रांति करने का माहौल बनाया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई संसदीय लोकतंत्र का विरोध कर रही थी। मत था कि भारत में भी रूस और चीन की तरह सर्वहारा की सत्ता स्थापित हो। ये उनकी पार्टी लाइन थी, इसीलिए सीपीआई पर बैन भी लगाया गया। कुछ वक्त बाद पार्टी इस लाइन से अलग हुई, मेन स्ट्रीम राजनीति में आई। 1951 का पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, यानी पार्टी ने भारत में सशस्त्र क्रांति का विचार छोड़ दिया और देश की संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था को माना। उन दिनों कांग्रेस के सामने विपक्ष के रूप में सबसे बड़ी पार्टी सीपीआई ही थी। हालांकि कम्युनिस्ट आंदोलन के एक हिस्से ने हिंसा का विचार नहीं त्यागा था, लेकिन वो सत्ता में नहीं थी। जानकार कहते हैं कि चुनावी हिंसा का एक प्रस्थान बिंदु कम्युनिस्टों का सत्ता में आना भी है। 1967 में सीपीआई-एम गठबंधन के जरिए बंगाल में पहली बार सत्ता में आई। कांग्रेस से नेताओं के एक धड़े ने अलग होकर बांग्ला कांग्रेस बनाई थी। बांग्ला कांग्रेस, सीपीएम और दूसरे दलों ने मिलकर यूनाइटेड फ्रंट बनाया और इस मोर्चे के चलते ही आज़ादी के बाद कांग्रेस पहली बार पश्चिम बंगाल में सत्ता से बाहर हुई। मोर्चे की सरकार में बांग्ला कांग्रेस के अजय मुखर्जी मुख्यमंत्री बने और सीपीएम की ज्योति बसु उप मुख्यमंत्री। और यहीं से शुरू होती है संगठित हिंसा। फुट सोल्जर्स की अराजकता ने जगह कब्जानी शुरू की। इसके बारे में जानकार क्या कहते हैं, सुनिए। देखिए,
अजय मुखर्जी चीफ मिनिस्टर जिस समय बने थे और ज्योति बासु डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर भी थे, और आज के मतलब जनरेशन को तो पता शायद नहीं है, अभी अजय मुखर्जी खुद चीफ मिनिस्टर वो अपने जो होम मिनिस्टर ज्योति बासु के खिलाफ धरना में बैठ गए थे रास्ते में और कह रहे थे कि टेरर चल रहा है, हिंसा चल रहा है और पार्टी वर्कर हमारे सीपीएम के हाथ में मर रहा है। तो चीफ मिनिस्टर का पार्टी अटैक कर रहे हैं ज्योति बासु डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का पार्टी सीपीएम। ये कभी आप सोच सकते हैं? तो बंगला कांग्रेस एंड सीपीएम, ये जो लड़ाई शुरू हुई, आपने सही बोल रहे हैं, हिंसा उस समय से शुरू हुई और सिद्धार्थ शंकर रे जब चीफ मिनिस्टर बने उस समय आप नक्सलाइट मूवमेंट शुरू हुआ और नक्सल हिंसा भी तो हिंसा है, नक्सलाइट ने भी हिंसा किया और बहुत सारे नक्सल बाद में सीपीएम में भी आ गए हैं क्योंकि वो लोग जेल में गए थे, जेल से बाहर आके 77 में सब सीपीएम में आ गए। और सीपीएम के जो कल्चर है वो बंगला कांग्रेस जो अजय मुखर्जी का, जो प्रणब मुखर्जी जिसके राज्यसभा मेंबर भी बने थे 67 में, वो कांग्रेस के साथ बाद में मर्जर हो गया इंदिरा गांधी के समय और सीपीएम पावर में आया 77 में। और सीपीएम का वो जो कल्चर जो आप बोल रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु के पार्टी असेंबली में चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि मैक्सिमम वायलेंस डिस्ट्रिक्ट वाइज फिगर दिया, सबसे ज्यादा उस समय हुआ था, उसको हम लोग बोलते थे यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, सीपीएम और बांग्ला कांग्रेस। बांग्ला कांग्रेस कांग्रेस में चला गया, सीपीएम पावर में आया, तो वो जो हिस्ट्री रिपीट्स हिस्ट्री वो फिर से सीपीएम के समय वापस आया। जो आज दिखाई दे रहा है इसे बैड इनहेरिटेंस ऑफ सीपीएम कल्चर। एक पंक्ति में कहें तो कम्युनिस्ट सत्ता में आते हैं, ट्रेड संघ मजबूत होते हैं, फैक्ट्रियों में हड़ताल होने लगती है, फैक्ट्री लगाने वाले सूबे से बचने लगे और हजारों हजार युवक जो इस वजह से बेरोजगार हुए वो बन गए पॉलिटिकल पार्टीज के सिपाही। इसके साथ ही सूबे में पार्टी स्टेट और पार्टी सोसाइटी की अवधारणा भी पुख्ता होती रही। ये पॉलिटिकल साइंस के बोरिंग टॉपिक नहीं है, इनका संकेत समझेंगे तो आप माथा पीट लेंगे कि इतनी चीचल इधर इसी मुल्क में हो गई और कईयों को पता भी नहीं चला। पार्टी स्टेट एक ऐसी व्यवस्था कहते हैं जिसमें प्रशासन पर पार्टी का दफ्तर हावी हो। इसके चलते राजनीतिक विकल्प खत्म होने लगते हैं, चाहे ऐलान ना हुआ हो। तंत्र काम इसी तरह करता है कि सत्ताधारी पार्टी के अलावा कोई और सरकार में घुस नहीं पाता। इतना ही नहीं, जब पार्टी सोसाइटी की स्थिति बनती है तो हालात और गंभीर हो जाते हैं। तब पार्टी लोगों की निजी जिंदगी में भी दखल देने लगती है। शादी तलाक जैसे घरेलू मुद्दे, दुर्गा उत्सव के लिए पंडाल कितना बड़ा लगेगा, लोकल फुटबॉल क्लब और जिम में किसकी चलेगी, इस तरह की बेहद महीन और निजी चीज़ों में दाखिल होकर पार्टी के लोग मनमानी करने लगते हैं। सत्ता के शिखर से गली नुक्कड़ तक जब आपकी चलने लगे, अथॉरिटी सी मिल जाती है तो करप्शन भी पैदा होता है। फिर यही लोग कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी में जाते हैं। सत्ता परिवर्तन हो जाए, राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन नहीं होता। खुद गौर करिए, वाम मोर्चा, तृणमूल और अब भारतीय जनता पार्टी, जो भी पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता को लेकर गंभीर हुई वो इस खेल में हिस्सेदार बनी। चूंकि जो सत्ता में है जिम्मेदारी उनकी ही है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस कटघरे में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कानून व्यवस्था से जुड़े प्रश्न उन पर ही उठेंगे। वही सरकार चला रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। राजनीतिक संस्कृति की बात आपने समझ ली। अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। इस बार की हिंसा की वजह क्या है, लड़ाई किस बात की है, ये आपको बता रहे हैं ललन टॉप के हमारे साथी सिद्धांत मोहन और पंकज, जो बीते 5 दिनों से पश्चिम बंगाल में थे। कई शहरों का दौरा किया, ग्राउंड पे जो समझा वो आप सुनिए। जो हमारी फाइनल रिपोर्ट इसमें आने वाली है उसमें कई सारे सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही, लेकिन मोटा मोटी मैं बता दूं आपको कि बंगाल में हिंसा किस स्तर की हो रही है। वहाँ पे हिंसा में गोलियां चल रही हैं, सिर पे गोलियां मारी जा रही हैं, लाठियों के एक सिरे पे कील या सुई जैसी चीज़ लगाई जा रही है, लोगों को उससे गोदा जा रहा है, इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। बांस से पीट पीट के मार डालने की घटनाएं आ रही हैं। और एक आध केसेस में अगर साउथ 24 परगना और मुर्शिदाबाद, ये 2 सबसे अधिक अफेक्टेड इलाके हैं, तो साउथ 24 परगना में एक आध केस ऐसे भी हैं जहाँ पे एक पार्टी का विक्टिम है और उस विक्टिम के घर वालों ने आरोप लगाया है कि उसकी ही पार्टी के लोगों ने उसका कत्ल कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस की बात हो रही है। ऐसे ही दूसरे इलाकों में दूसरी पार्टियों को लेकर भी आरोप सुनाई देता है।
और एक झगड़ा और भी है, झगड़े का क्लियर ये भी है कि कई नेताओं ने, विधायकों ने अपने अपने इलाकों में निर्दलीय लोगों को एज कैंडिडेट खड़ा कर दिया है अपनी पार्टी के जो आधिकारिक टिकट है उसके अलावा। तो पार्टी के कैंडिडेट और निर्दलीय वाले में भी क्लैश दिखाई दे रहा है। तो ये भी घटनाएं सामने आ रही हैं। अब हिंसा, पंचायत चुनाव की हिंसा हर राज्य में होती है। यूपी बिहार में हिंसाएं होती हैं, एबडक्शन की घटनाएं, ऐसे आरोप सुनाई देता है कि एबडक्ट कर लिया गया कैंडिडेट को, ये सब सुनाई देता है। लेकिन बंगाल की हिंसा इतनी ज़रूरी क्यों है कि सेंट्रल फोर्सेस उतरी? क्योंकि बंगाल की हिंसा एक तो कई दशकों से चली आ रही राजनीतिक हिंसा की एक और कड़ी है। सत्ताधारी पार्टी का नाम इसमें लिया जा रहा है। और एक चीज़ ज़रूरी ये है कि ये स्थानीय रिसोर्सेज, लोकल रिसोर्सेज पे कब्ज़े की लड़ाई है। किसी इलाके में जो रिसोर्स है लोकल, मछली का कारोबार है, चाय का कारोबार है, कई इलाकों में जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि जो दूसरे देशों की सीमाएं लगती हैं बंगाल से, वहाँ से जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग होती है उस पे जो कब्ज़े का कारोबार है, उस जो कारोबार है उस पे कब्ज़े की पूरी लड़ाई है। और इसलिए बंगाल की हिंसा इतनी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरती है कि सेंट्रल फोर्सेस तक की उपस्थिति वहाँ पे ज़रूरी हो जाती है। लड़ाई संसाधन की है। विस्तार से इस पूरे मसले को समझने के लिए आपको देखनी होगी बंगाल हिंसा पर हमारी फाइनल रिपोर्ट 11 जुलाई को शाम 6 बजे सिर्फ लल्लन टॉप पर। आपको एक बात और बताते हैं, पंचायत चुनाव के दौरान राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद विपक्षी दलों ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने राज्य में सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने नतीजे आने के बाद अगले 10 दिन तक केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर क्या कानून है, इस पर समझते हैं फील्ड पर जो अधिकारी रहे उनसे। देखिए, संविधान के 243 के एक आर्टिकल जो है उसमें क्लियरली बताया गया कि जो इलेक्शन होगा उसका होगा जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के तत्वावधान में। तो किसको कहाँ भेजना है, कौन सा ड्यूटी देना है और कब देना है, कैसे करना है, ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जिम्मेदारी। लेकिन हमारे यहाँ जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो पहले से ये बोलते आए हैं जे राज्यों के पुलिस के ऊपर आस्था रखना पड़ेगा, केंद्रीय बाहिनी की जरूरत है ही नहीं। देखिए, ये जो विरोधी सारे पार्टियां ने हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट जून के 13 तारीख एक ऑर्डर दिया था एक केंद्रीय बाहिनी के लिए। उसके बाद भी उन्होंने सेंट्रल फोर्स रिक्विजिशन नहीं किया। उसके बाद विरोधी लीडर ने हाईकोर्ट में फिर गए तो 15 तारीख हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर भी दिया और टाइम लिमिट भी बात दिया, 48 आवर्स का अंदर रिक्विजिशन होना चाहिए, फिर भी वो रिक्विजिशन नहीं किया। वो सुप्रीम कोर्ट गए हाईकोर्ट के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के उसके बाद ये जो आदेश है इनको एवॉइड करने के लिए ओनली 22 कंपनी रिक्विजिशन किया। फिर जब ये लोग हाईकोर्ट में गए, कितने बार आप ख्याल रखिए, तब जो हाईकोर्ट जब बोला कि ना 2013 में जितने फोर्स इन्होंने रिक्विजिशन किया फिर भी अच्छे से नहीं किया। जो सेंट्रल फोर्सेस स्टेट में आए, कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, सब डिविजनल हेडक्वार्टर में, कोई स्टेशन में, उन लोगों को कमिश्नर के नियत ही अच्छा नहीं थे। ये लोग सेंट्रल फोर्स नहीं चाहते थे। जैसे आपने सभी पक्षों को सुना, लेकिन जिम्मेदारी सबसे ज्यादा किसकी है? जिम्मेदारी सरकार की है। पश्चिम बंगाल सरकार की, ममता बनर्जी सरकार की, तृणमूल कांग्रेस की सरकार की। तृणमूल कांग्रेस जब विपक्ष में थी और आंदोलन करती थी तो लेफ्ट फ्रंट के जमाने की गुंडई के लिए वाम संतरास शब्द का इस्तेमाल करती थी। एक नारा देकर आई थी परिवर्तन का, यानी कि चेंज, परिवर्तन का नारा। इस नारे के सहारे वो 12 बरस से सत्ता में है। राजनीतिक हिंसा में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। पहले लेफ्ट फ्रंट के लोग ये हिंसा करते थे, इसके लिए जिम्मेदार बताए जाते थे और अब टीएमसी पर इल्ज़ाम लग रहे हैं। लेकिन
समय सवाल पूछेगा जो भी सत्ता में है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। और सवाल पूछने का ये सिलसिला लल्लन टॉप शो में लगातार चलता रहेगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।